हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर दिसंबर 2024, जिसमें हमने सारे ही अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट्स कर लिए थे। आज हम इसका शॉर्ट वाला पोर्शन करेंगे, साथ ही हम इसमें एमसीक्यूज़ भी आज सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, विजन आईएएस की पीडीएफ जो आप बच्चे मांग रहे हो, वो सब टेलीग्राम पे आपको अभी जस्ट वीडियो के बाद अपलोड कर दी जाएगी, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। वेलकम टू यू ऑल इन पीएम पाठशाला फैमिली। तो पहला जो टॉपिक है आपका, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जो आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं या जो आज शॉर्ट्स होंगे, उसी से ही एमसीक्यूज क्रिएट किए जाते हैं। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला जो शॉर्ट है वो बात करेगा कि इसरो ने रिसेंटली अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है प्रोबा 3। इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया गया है? तो वो है PSLV का C59 रॉकेट इस्तेमाल किया गया है विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है प्रोबा 3 सैटेलाइट, उसके साथ इसरो ने लॉन्च किया है। अच्छा, PSLV C59 ना एक व्हीकल है जिसके अंदर ये स्पेस क्राफ्ट कैरी करके एक हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है, जिसमें ये क्या करेगा, कमर्शियल मिशन है बेसिकली, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको करा गया है। और ये पहला ऐसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फर्स्ट लॉन्च है फ्रॉम इंडिया, जिसको हमने प्रोबा मिशन 2001 में पहले भी आया था, और पहला ऐसा लॉन्च 2001 में किया भी गया था। अब जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, वो थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। पहले बात ध्यान रखना, PSLV का जो भी व्हीकल होता है वो सबसे पहले बात ध्यान रखना कि 4 स्टेज व्हीकल होता है, और इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मल्टीपल सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, और मल्टीपल ऑर्बिट के पास कैपेबिलिटी होती है, इसके बाद मल्टीपल ऑर्बिट्स के साथ ये चल सकता है। प्रोबा 3 जो मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है। यानी क्या करेगा, सन का जो कोरोना होता है ना, तो उसको जाके ये चेक करेगा, और वहाँ पे जाके ये इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन लाइट को ये वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करेगा। तो आपको पता ही है, सन का जो कोरोना है बेसिकली, अगर आप उसको ध्यान से समझते हैं, तो वो एक ना आउटर मोस्ट लेयर होती है सन का कोरोना। सन के एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर को हम सन का कोरोना बोलते हैं। ये प्लाज्मा से बना हुआ होता है, बहुत ही आयनाइज्ड गैस होती है, बहुत गर्म होता है, बहुत हॉट होता है। कोरोना इज़ डिफ़िकल्ट टू सी, क्योंकि ना ये सन के सरफेस में हिडन होता है। बट आप इसको तब देख सकते हो जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है ना, जिस वक्त, तो अब इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है इस बात को, सन का कोरोना क्या होता है। दूसरा, वर्ल्ड का ये पहला प्रिसीशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। इसमें 2 सैटेलाइट एक साथ जाएंगे, फिक्स करेंगे कन्फिग्रेशन, और इसमें टारगेटेड ऑर्बिट भी जाएगा। इसमें आपका कोरोनोग्राफ स्पेस क्राफ्ट होगा, ऑक्यूल्टर स्पेस क्राफ्ट होगा, ये इसके साथ जाएगा। अच्छा, इंडिया का जो कमर्शियल लॉन्च अभी तक की कंपनीज रही हैं जो फैसिलिटेट करती हैं, उसमें इंडिया का स्पेस कंपनी पॉलिसी है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान दे रहे हैं कि कमर्शली हम ना अपने लॉन्च व्हीकल्स को स्पेस में बेसिकली लॉन्च करें। तो चाहे वो स्काई रूट एरोस्पेस है, या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप हुआ है, या इन स्पेस है, सभी ने ना संभाला हुआ है ये काम कि कमर्शियल लॉन्च कैपेबिलिटी इंडिया में इस तरह से पता चलती है। अच्छा, इंडिया इतना इंटरेस्ट दिखा क्यों रहा है कमर्शियल स्पेस लॉन्च करके? इंडिया को बेनिफिट है तभी तो कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है ना। तो इसको सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को ये मिल रहा है कि इससे ना हमारा ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2 से 3% का जो शेयर है वो बढ़ेगा। 2-3% हमारा शेयर हो जाएगा टोटल। फिर इससे ना पैसा भी बहुत जनरेट हो रहा है। कह रहा है कैसे, कह रहा है $279 मिलियन का रेवेन्यू मिलता है फॉरेन सैटेलाइट से। 2022 के डेटा से पता चला। सॉफ्ट पावर में ये इसलिए अच्छा हो जाता है कि अब आप भी वही कुछ तो आपका नाम होगा ना, तो आप डिप्लोमेटिक टाइज बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी आप इस तरह से भी आप कंट्रीज़ को बायलेटरल रिलेशंस अपने अच्छे कर सकते हो। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे आप कुछ कह सकते हो कि हाँ भाई, हमने भी ये काम करा है, सॉफ्ट पावर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसने काम करा है, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत ही बनाया गया था 2019 में, ताकि ना इसरो की जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों उसको ही हैंडल करने के लिए ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया गया था। और आगे भी जितने भी फ्यूचर स्पेस एक्टिविटीज़ देखोगे तो आप इसमें इस कंपनी का रोल भी डेफिनेटली देखोगे। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट, जिसमें बात कर रहा है एक्सियम मिशन 4। और ये X4 क्या है इसको भी पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो, एक्सियम 4 मिशन जो है ना, सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। देखो, पहली बात तो जो इंडिया के ना एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने ना अपकमिंग ये सेलेक्ट किया है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इनिशियल फेज़ ऑफ ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। ये ना समझ लो एक तरह का ना प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है। कैसा है? प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है ये बेसिकली।
ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा ही होगा, और ना इसमें बेसिकली 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, और ये ऑर्बिट वही आपका कर पाएगा लेबोरेटरीज़ के अंदर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है स्पेस एक्स फैल्कन रॉकेट के तहत। तो ये पहला ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट मिशन लॉन्च ये 2022 में भी हो चुका था ऑलरेडी। तो 2024 में भी इसको किया गया ताकि भाई इनिशियल फेज ऑफ ट्रेनिंग वगैरह इसमें कंप्लीट हो। अब इसमें ना 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं। तो प्राइम ग्रुप कैप्टन इसमें शुभांशु शुक्ला जी का नाम आपने सुना होगा, और इसमें एक और है बैकअप ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालाकृष्णन नैयर नाम करके है। एक्जिम 4 मिशन जो है वो यूएस बेस्ड कंपनीज को संभाल रही है। एक्जिम स्पेस जो है बेसिकली ना ये एक कंपनी है एक्जिम स्पेस करके। ये कंपनी जो है वो यूएसए की कंपनी है, यूएस बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है ये। तो ये स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भी यूज़ करेगी, समझ रहे हो। तो 4th फ्लाइट है जिसमें नासा का भी कोलैबोरेशन है। इस मिशन का पता है क्या योगदान है, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है ये। इसका सारा फोकस है स्पेस टूरिज्म पर, लो अर्थ ऑर्बिट पर। फिजिबिलिटी चेक करने जा रहा है कि बिजनेस रिसर्च हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डाइवर्स मल्टीनेशनल क्रूज को भी ले जा रहा है, तो इसका ग्लोबल कोऑपरेशन स्पेस एक्सप्लोर कितना कितना हो सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। इंडिया के लिए AX4 का जो है ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसरो ना कोलैबोरेट कर सकता है नासा के साथ। और हाईलाइट इससे पता है क्या होगा कि इंडिया भी इंटरेस्टेड है, कि इंडिया भी चाहता है कि उसकी ग्लोबली ग्रोइंग प्रेजेंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़े। तो इस मिशन से इंडियन एस्ट्रोनॉट भी अगर पार्टिसिपेट कर ले जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो इंडिया की इससे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाली कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे स्पेस साइंस में कोऑपरेशन बढ़ेगा। तो उस हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन आपको पता है 2023 में प्राइम मिनिस्टर का ना विजिट था जब यूएस में, तो जॉइंट स्टेटमेंट कंफर्म की थी। नासा ने बोला था कि हम एडवांस एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इंडियंस को भी देंगे एटमिस अकॉर्ड के अंदर। ये वाला भी आपने सुना होगा। एटमिस अकॉर्ड के बारे में 4 बातें बताओ क्या होता है एटमिस अकॉर्ड। ठीक है। इंडिया का इवन आपको पता है ना गगनयान जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है उसको भी हमने पोस्ट 2025 पे इसीलिए कहा है ताकि पहले ट्रेनिंग वेनिंग सब मिल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लार्ज परमानेंटली क्रूड लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग अर्थ है जिसका कि 400 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड पे काम करती है। और कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसमें नासा, जक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कॉस्मोस, कैनेडियन, ये सभी इस पे काम करते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है। मतलब अगर अगर एग्जीबिशन से कुछ भी रिलेटेड है तो इतना आपको पता होना चाहिए, पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट शॉट जिसका नाम है डार्क कॉमेट क्या होता है। नासा के रिसर्चर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कमाल की बात बोली है, और वो ये बोली है कि हमने ना डार्क कॉमेट्स को डिस्कवर किया है। यानी ओ मुआ मुआ लाइक अ मैसेंजर फ्रॉम अ फार अराइविंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट करके कुछ आ रहा है। डार्क कॉमेट का मतलब है एक ऐसा क्लास जिसमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही फास्ट स्पिनिंग करके, यानी टेल्स नहीं है, बिल्कुल कॉमस की तरह लगता है। यानी ना ये डार्क कॉमेट बेसिकली आइस से बना है, कुछ ऐसे मटेरियल से बना है जो कि ना पोटेंशियली डिलीवर वाटर टू अर्थ। तो जो डार्क कॉमेट्स का साइज़ है फ्यू मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक है। ये बहुत रैपिडली स्पिन करते हैं और इससे से ना गैस और डिस्पर्स को सारी डायरेक्शन से मतलब ये डिस्पर्स करते हैं। डार्क कॉमेट्स वीकर भी हैं और गैस भी लॉस नहीं होती क्योंकि कॉम्पोजिशन एक तरह से बना हुआ है। देखो 2017 में ना एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था पहला ऑब्जेक्ट ही ओमुआमुआ, जिसमें ना ये डार्क कॉमेट्स के पूरे पूरे करेक्टरिस्टिक्स थे। डार्क कॉमेट्स में ना पानी है बेसिकली जो कि मटेरियल सोर्स भी है, और आपको पता है वाटर जो है इज़ अ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो डार्क कॉमेट्स को इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि इसका ना रोल पता चले, कहाँ से प्लैनेट से आया है। इससे आपको ये पता चलेगा सोलर सिस्टम कैसे इस वक्त मूव कर रहा है। बात को समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि डार्क कॉमेट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लुक लाइक एस्ट्रॉइड्स की तरह देखते हैं, बट ये कॉमेट की तरह काम करते हैं। लेस सरफेस एरिया है इसके पास, टेल फॉर्म करते हैं ये डेविएट होते हैं एक्सपेक्टेड ऑर्बिट से, एंड दैट डेविएशन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते बाय द यारकोफ्स्की इफेक्ट से कहते हैं एक तरह का। अब देखो इसी इफेक्ट के बारे में समझते हैं कि जैसे ये है ना यार को स्काई, ये आपका एक इफेक्ट होता है। इसको समझते हैं क्या होता है। ये ना एक फिनोमिना है, स्पेस में होता है ये फिनोमिना। स्पेस का एक फिनोमिना है जिसमें कि ना एक तरीका होगा जिसमें एस्ट्रॉइड अब्जॉर्व होंगे, रीमिट करेगा सोलर रेडिएशन और वो ट्रेजेक्ट्री के टाइम को अल्टर करेंगे। मतलब ये इफेक्ट ना बहुत ही लीड टू स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आता है ये एस्टेरॉइड के पाथ में, और पोटेंशली इन्फ्लुएंस करता है उसकी ऑर्बिट को, कोलिजन रिस्क होते हैं उसमें अर्थ को। तो इसके इफेक्ट को ये कहते हैं। 1900 में ये इफेक्ट को मतलब समझा गया था कि अगर डेली हीटिंग कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे जा रही है तो स्पेस में अगर वो लग रहा है तो उसमें बहुत बड़ा ना एक एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक एक्सपीरियंस करता है वो।
उसी को कहते हैं यारकोव्स्काय करके आपका इफ़ेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से होता है ये। उसके बाद ना ये स्पिन जो है क्वाइटली रैपिडली, मैंने आपको बताया डार्क कॉमेट में इलेप्टिकल है, एलोंगेटेड पाथ में होता है, स्क्लोन के क्लोज में होता है ये, ठीक है। दिस इज़ अबाउट डार्क कॉमेट। अब नेक्स्ट शॉट है आपका कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी इशू करी है ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेशंस को लेके। FSSAI जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया में है, और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करती है। इसका ना क्या रोल है इसको समझते हैं, इनकी क्या एडवाइजरी आई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इन्होंने बोला है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, सबसे पहली बात तो लेबलिंग डिस्प्ले वगैरह ज़रूर करो। ऑनलाइन क्लेम जो भी आप करते हो वो फिजिकल लेबल के साथ हो, कस्टमर को गलती से भी मिसलीड करने की गलती मत करना। फूड सेफ्टी और हाइजीन का लास्ट माइल डिलीवरी तक भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिलीवरी स्टाफ हो वेल ट्रेंड हो, कि वो फूड की सेफ्टी और हाइजीन प्रैक्टिस के साथ पहुंचाए। उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में आपको पहले ही बता देना है कि मिनिमम 30% शेल्फ लाइफ रिमेन रहनी चाहिए और एटलीस्ट 45 डेज तक। सेलर अकाउंटेबल बिल्कुल होगा, प्लेटफॉर्म ये बात पहले ही रख दें कि हाइजीन रेटिंग सेलर का ये सब कुछ अकाउंटेबिलिटी सेलर के पास जाएगी ही जाएगी। बात समझ गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉट जिसमें हम बात करेंगे हाई रिस्क फूड के बारे में। तो FSSAI ने ही क्लासिफाइड करा है जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हाई रिस्क फूड कैटेगरी में आता है। हाई रिस्क फूड वो फूड होते हैं जो रेडी टू ईट है, समझ रहे हो। उसमें बहुत सारे कह रहे हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो मीट प्रोडक्ट हो, पोल्ट्री हो, फिश प्रोडक्ट हो। तो फूड प्रोडक्ट जो कि अंडर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, ऐसे फूड्स के लिए साफ साफ FSSAI ने बोला है कि मैंडेटरी कर देना चाहिए, इन पे रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन लगानी चाहिए। तो जितने भी सेंट्रल लाइसेंस हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोसेसर्स हैं, इन सभी को द्वारा ऑडिट किया जाएगा। FSSAI फोकसिंग ऑन फूड सेफ्टी ऑडिटिंग एजेंसी एवरी ईयर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं, नोटिफाइएबल डिजीज़। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेजिग्नेट करा है स्नेक बाइट केसेस को, कि सांप काट रहा है, डेथ हो रही है, नोटिफाइड डिजीज़ है। मिनिस्ट्री ने इसी के लिए ही नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड नॉपिंग टू हाफ स्नेक बाइटिंग को हम कह रहे हैं कि स्नेक बाइटिंग से जो भी डेथ या डिसेबिलिटी आ रही है उसको हम हाफ कर देंगे बाय 2030। अब नोटिफाइएबल डिजीज़ क्या होती हैं, वो सारी डिजीज़ेज जो कि लॉ द्वारा रिपोर्ट हो रही हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा आ रही हैं कि भाई ये तो बहुत खतरा है, मतलब जिसमें मिल रहा है कि भाई मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग पहले ही दे दो। जैसे और दूसरी नोटिफाइड डिजीज़ क्या होती है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, डेंगू, ये सारी की सारी नोटिफाइड डिजीज़ होती हैं जिनको सरकार पहले ही अथॉरिटीज़ को बोलती है कि आप पहले ही बता दो, अर्ली वार्निंग पहले ही दे दो कि इसका आउटब्रेक हो गया है। और WHO भी इस बात को कहता है कि भाई ग्लोबली भी सर्विलेंस एडवाइजरी रूल के तहत ही चलते जाना है। नेक्स्ट आपके शॉर्ट में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। इसको कौन निकालता है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है इस रिपोर्ट में कि ग्लोबली मलेरिया जो है वो बढ़ गया है, यानी कितना बढ़ा है, 263 मिलियन 2023 में था, और उसके इंसिडेंस इतने हैं कि हर हज़ार पॉपुलेशन में, हर हज़ार बंदे में 60 बंदों को 60.4 पर 1000 लोगों को ये हो रहा है। 2022 में 58.6 था, 2023 में तो और बढ़ गया। अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा मलेरिया हो रहा है, तो पता चला जी अफ्रीकन रीजन में 94% केसेस हैं। तो डिक्लाइन कहाँ हुआ है, कह रहा है डिक्लाइन मलेरिया केसेस में 69% 2017 में था, होते होते 2 मिलियन तक। डिक्लाइन मलेरियल डेथ इंडिया में, लेकिन कह रहा है कि मलेरिया से डेथ कम हो रही है, मलेरिया के केसेस भी कम हुए हैं, और इंडिया ऑफिशियली एग्जिटेड द हाई बर्डन इम्पैक्ट से वो बाहर भी आया है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मलेरिया को बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले पता तो चले कि मलेरिया होता कैसे है। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है, कैसे होती है, जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काट जाता है। यानी 2 ऑफ द 5 पैरासाइट स्पीशीज़ में जो प्लाज्मोडियम फाल्कीपरम है, प्लाज्मोडियम विविक्स है, ये ग्रेटेस्ट थ्रेट पैदा करते हैं मलेरिया का। जोग्राफिकली अगर आप इसको देखो तो ये
ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हैं। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार हो गया, आपको बार बार बहुत ठंड लग रही है, आपको बहुत सर में दर्द है, थकान है, तो आप समझ लीजिए सारे लक्षण ही मलेरिया के हैं। 5 प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज़ हैं वो आपके इस तरह से होते हैं, पी फैल्कीपरम, पी विवेक्स मेरे, सब तरह के। तो ग्रेटेस्ट थ्रेट इससे पहुंचता है। मलेरिया का जो वैक्सीन है उसके लिए आरटीएस वैक्सीन जो है वो S/ASO01 करके ये WHO की अप्रूव फर्स्ट वैक्सीन है 2021 में, जो कि की गई थी। ऐसी 2023 में भी की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी मलेरिया की वल्नरेबिलिटी कहाँ से आई? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जहाँ से ये मलेरिया उग रहा है, या मतलब कैसे इसका पैदा हो रहा है? कह रहा सबसे बड़ा कारण है मलेरिया के फैलने का वो है बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, यानी कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एज है, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स है, कुछ ऐसे जेनेटिक रिस्पॉन्सेस की वजह से आ रहा है। इन्वायरमेंट से भी आ सकता है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से आ सकता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स से आ सकता है, स्ट्रक्चरल फैक्टर से आ सकता है, माइग्रेशन है, डिस्ट्रप्शंस है। ये सभी चीज़ों से आपको मलेरिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो कोई इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका हम हेल्थ बर्डन ग्लोबली देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो WHO ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 से लेके 2030 तक का बनाया है, और उसको 2021 में अपडेट भी किया गया था। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान हमारा यही था कि मलेरिया एलिमिनेशन हम चाहते थे 2023 से लेके 27 तक मलेरिया हमारे देश से एलिमिनेट हो जाए। तो मास प्रोड्यूस लेबोरेटरी है, इफेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल है, 2 तरह के जीन्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग जीन्स हैं जो प्रिवेंट करें फीमेल मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सर्वाइविंग, एक फ्लोरोसेंट मार्कर जीन है। ये तरह तरह के ऐसे चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम जिससे कि हर तरह से हम इससे बच पाएँ। 2 तरह के इवन जीन्स भी क्रिएट करे गए हैं जिससे हम मलेरिया से बच सकें। ठीक है, तो वो चाहे सेल्फ लिमिटिंग जीन है जो मॉस्किटो को ऑफस्प्रिंग्स में सर्वाइव करने में ही प्रिवेंट करता है, दूसरा फ्लोरोसेंट मार्कर जीन जो है वो क्या करती है, ग्लो अंडर अ स्पेशल रेड लाइट, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ जीन्स विच हैज़ बिन प्रोड्यूस ताकि हम मॉस्किटो से कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट शॉट जिसका नाम है नैनोप्लास्टिक। एक एजेंट है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी नैनोप्लास्टिक कहाँ से बनता है? सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से निकलता है। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के स्प्रेड को रोकता है। नैनोप्लास्टिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये को एग्जिस्ट करते हैं डाइवर्स एनवायरनमेंट में। इवन आपको पता है ह्यूमन गट में भी ये पाया जाता है। तो जो भी पॉलीथीन, टेराफेलिथिलीन, बॉटल डेराइव नैनोप्लास्टिक्स हैं, ये क्रॉस स्पीशीज जीन ट्रांसफर फ्रॉम ई कोली, जो आप इस पे आप जीन्स ट्रांसफर देखते हो ज़्यादातर, या लैक्टोबैसिलस वाले हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत बेनिफिट करते हैं ह्यूमन गट माइक्रोबिटा को। समझ रहे हो? तो इसी प्रोसेस को हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। HGT यानी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट है। समझ रहे हो? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता ना, वो वाला नहीं है, ये मटेरियल के बीच में ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। तो 2 तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है नैनोप्लास्टिक एजेंट कैसे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, कि देखो जी, एक तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिकल कैरियर के तहत जा रहा है, आपके पास बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जा रहा है, एक आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, बैक्टीरियल सर्फेसिस का डैमेज होना है, इनकी वजह से भी एक तरह से नैनोप्लास्टिक जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कह रहा है क्योंकि जो नैनोप्लास्टिक है बहुत ही सॉलिड पार्टिकल्स है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है, और ये हेविली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स हैं। प्राइमरी सोर्स इनके कॉस्मेटिक्स हैं, पेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फ्रॉम ब्रेक डाउन, है ना। तो इम्पैक्ट इसका ये पड़ता है कि जब ये कॉस्मेटिक के द्वारा आपके सेल्स में पहुंच जाते हैं, टिश्यू में पहुंच जाते हैं, तो ह्यूमन ब्लड, लिवर, लंग सेल, इन सभी में इम्पैक्ट डालते हैं, इन सभी को परेशान करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉट पे जिसमें हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में बात करेंगे। ये कैसा डीएनए है? इसी ने रिवील करा है, स्टडीज़ ने बताया है कि जो इसी डीएनए है यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये ड्राइव करते हैं कैंसर को बढ़ाने का काम और ड्रग को रजिस्ट करने का काम। ये डीएनए स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट की है जो न्यूक्लियस के फ्रीली आसपास घूमती हैं क्रोमोसोम से सेपरेट होके। ड्यू टू डीएनए डैमेज
एरर आ जाता है जब डीएनए के रेप्लिकेशन में, जब डीएनए ठीक से अपने आप को कॉपी नहीं कर पाता है तो इस तरह का कैंसर देखने को मिलता है। 90% जो ट्यूमर के टाइप्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो इसी वजह से होते हैं। इसी डीएनए मल्टीपल ऑन्कोजीन्स को बनाता है, ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ाता है और ड्रग्स को यूज हम करें भी तो वो रजिस्ट करता है। ऑन्कोजीन्स म्यूटेटेड जीन्स हैं जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कैंसर को और ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, फिर आता है मरबर्ग वायरस डिजीज़। तो आउटब्रेक हुआ इसका रवांडा में, जिसकी वजह से 15 लोग मारे गए, 66 लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो मारबर्ग हैमबर्ग जो फीवर है वो कैसे होता है, कॉजेटिव एजेंट इसका कौन है, ये आपका स्पीशी जो है ऑर्थोमार्बर्ग वायरस, इसकी वजह से होता है। ये इन्फेक्शन बेसिकली कैसे चलता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो गया, माइंस में आप बहुत रहे, या ऐसी केव जैसे फ्रूट बैट्स वगैरह हैं, कॉलोनीज़ वगैरह हैं, उसकी वजह से होता है। इसका ट्रांसमिशन पता है कैसे होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ब्रोकन स्किन से जा रहा है, ब्लड सिक्रेशन से जा रहा है। सिम्टम इसके पता है क्या होते हैं, बिगिंस एब्रिप्टली विद हाई फीवर, बहुत तेज़ फीवर होगा, बहुत तेज़ आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसा लगेगा कि मसल में ना पेन सा हो रहा है। तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये लक्षण जो हैं वो उसी के हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द आया आपका मैलेज। ये मैलेज क्या होता है, सिवियर मैलेज कहते हैं ना, इसमें ना जनरल बेसिकली फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आपको फील होगी, आपको लगेगा कि मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, कुछ निमोनिया टाइप हो रहा है, कुछ फ्लू सा हो रहा है, तो उसको ये कहते हैं, अरे सिवियर लेवल वाला होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मरबर्ग वायरस डिजीज़। नेक्स्ट आपका शॉर्ट है डायमंड बैटरी। साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल एंड यूकेई को एक वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी। ये सस्टेनेबल पावर सोर्स है जो हजारों सालों तक चलता है। डायमंड बैटरी मैनमेड डायमंड है जो रेडियो एक्टिव फील्ड में जब प्लेस की जाती है, इसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा जाता है तो इसमें कार्बन 14 यानी हाफ लाइफ हो जाती है और आइसोटोप इसको यूज़ किया जाता है। जैसे सोलर पैनल होता है ना, वो बैटरी कन्वर्ट करता है एनर्जी में, लाइट नहीं देता लेकिन बैटरी एनर्जी के थ्रू वो कन्वर्ट कर देता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वगैरह के तहत, है ना। तो ऐसे ही इन केस इन डायमंड में सेफली एब्जॉर्व किया जा रहा है शॉर्ट रेंज रेडिएशन, लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे के ही उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसको कहते हैं डायमंड बैटरी। ये आप पेस मेकर में यूज़ कर सकते हो, कानों की हियरिंग के लिए, ठीक है, या स्पेस मिशंस में या न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने में आप इसका इस्तेमाल डायमंड बैटरीज का कर सकते हो। नेक्स्ट इज मिल्क वीड फाइबर क्या होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बताया कि वी आर इनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम बना रहे हैं नेचुरल फाइबर्स के लिए। तो ये यूनिक फाइबर है, सबसे पहली बात यूनिक नेचुरल फाइबर है, मिल्क वीड प्लांट से निकाला गया, उसके सीड पॉट्स में खींच के निकाला गया है और ये नेटिव है, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, इंडिया में ये वाइल्ड प्लांट, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु में। ये ऑयली मटेरियल होता है, लिग्निन होता है, वुडी प्लांट सब्सटेंस से बना हुआ होता है, हाइड्रोफिलिक यानी पानी को भी ऑब्जर्व करता है और पानी को रजिस्ट भी करता है। तो यानी किसी भी लाइफ जैकेट, बेल्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लास्ट शॉर्ट जो आज का है वो है बायो बिटुमिन। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने पहला आपका नेशनल हाईवे बनाया बायो बिटुमिन, नागपुर मानसार बाईपास में नेशनल हाईवे जो आपका 44 है उसमें बनाया गया है। बिटुमिन एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो क्रूड ऑयल को डिस्टिल करके बनाया जाता है, ठीक है। इसमें रोड को वाटर प्रूफिंग देने में बड़ी मदद मिलती है, पेट्रोलियम से फ्री होता है सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक में से बायोकार, स्टबल या लिग्निन से पराली वरालिसिस को बनाया जाता है। और इसमें ना क्वांटिटी बिटुमिन की बाइंडर मिक्सचर के फॉर्म में डाली जाती है, इंपोर्ट रिड्यूस हो ताकि, है ना, इसके फ़ायदे हैं कि बूस्ट होगी बायो इकॉनमी, स्टबल बर्निंग का फ़ायदा हो जाएगा, स्टबल बर्निंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, जो पराली है वो सड़कों में इस्तेमाल कर दी जाएगी। कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल, ये सारे रोड कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें ना इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सस्टेनेबल तरीके से हो और जो भी इस तरह के मटेरियल्स हैं उनका सही इस्तेमाल भी हो पाए। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपका शॉर्ट्स यहाँ कंप्लीट होता है, कल्चर वाला विल डू टुमारो। और अभी आप सबसे पहले MCQs देखो आपके कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो आप तो पहले ये चीज़ चेक करो। दूसरा ना आप क्या करोगे, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपको मैं PDF सेंड करती हूँ टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PM पाठशाला के आपको मिल जाएगी। सो गाइस, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्रायोजेनिक इंजन, वी हैव डन येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, तो आपको उससे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्यूबिट, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हाइपर लूप सिस्टम विच वी हैव डन येस्टरडे। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू आयुष मिशन, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर रेयर डिजीजेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज प्रोबा 3 मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये वाला सॉल्व करना है। वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना है, मलेरिया वाला। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मार्बर्ग वायरस डिजीज विच वी हैव जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए, कंप्लीट करिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आ रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।